गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड टॉट। अभी बच्चों जो टॉट है, नॉर्मली आपने सुना भी होगा। जिस दिन बच्चों ने सीएसईटी किया होगा तो उन्होंने भी सुना होगा ये। तो बच्चों वही चैप्टर आपका सीएसईटी में भी आता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है बच्चों। तो समझ रहे हो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इंस्टीट्यूट ये चैप्टर आपको 2 बार करवाता है। और जो डायरेक्ट एंट्री है, जिन्होंने सीएसईटी, वैसे तो सीएसईटी सबको ही करना होता है, तो सेम थिंग। तो बच्चों जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में है तो उनके लिए फर्स्ट चैप्टर रहेगा। तो मैं यहाँ बच्चों बिल्कुल फ्रेश वे से लेके चलूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर ये टॉट होता क्या है, व्हाट इज अ न्यू टॉट। देखो बच्चों, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके साथ कुछ चीजें गलत होती हैं। जैसे मान लो आप चल रहे थे और कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो आपका कोई ऊपर से ईंट आती है, आपके सिर पे गिर जाती है। गलत हो गया ना आपके साथ। आपकी गलती क्या थी? रोड एक्सीडेंट। या फिर कोई डॉक्टर है, उसने अपनी ड्यूटी सही से फॉलो नहीं की है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई। या फिर आपके घर में ना कोई अनऑथराइज, आपने उसको कोई परमिशन नहीं दी थी और कोई आपके घर में एंट्री कर जाता है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? टोट। आपके यहाँ गलत वहां पे हो रहा है, दैट कॉल्ड सिविल रॉन्ग। अब आपके यहाँ गलत तो हुआ है, तो वहां पे आप क्या मांगोगे कि सर हमें तो डैमेजेस चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है। तो बच्चों डैमेजेस कहाँ पे आप लोगे? क्योंकि देखो, अगर कोई कॉन्टेक्ट हुआ होता तो फिर आपका इंडियन कॉन्टेक्ट में चला जाता, लेकिन यहाँ तो कोई कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक चैप्टर बताया गया, दैट्स व्हाट टॉट। यहाँ पे आप डैमेजेस कैसे लोगे, कितना लोगे, कहाँ पे आप डैमेज ले सकते हो, कहाँ पे आप डैमेज नहीं ले सकते, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। और एक एक वर्ड, एक एक चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे, एक एक चीज समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों नोटिंग का काम स्टार्टिंग से रहेगा हमेशा, जो मैं लिखवाता आ रहा हूँ आपको, तो नोटिंग आपको स्टार्टिंग से पूरी करनी है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों देखते हैं ये टोट का मतलब क्या है, व्हाट इज टोट। ये टोट ही वर्ड क्यों लिया गया? क्लियर। एक्चुअली बच्चों एक लैटिन वर्ड होता है, एक लैटिन वर्ड होता है बच्चों, टोर्टम। टोर्टम, जिसका मतलब होता है बच्चों रॉन्ग। तो ये वर्ड जो टोट लिया गया ना बच्चों, ये रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली रॉन्ग वर्ड लिया गया। लेकिन आप सोचो, अगर मैं डायरेक्ट लिखता लॉ ऑफ रॉन्ग, तो थोड़ा सा अजीब सा लो लगता है कि यार ये क्या, रॉन्ग रॉन्ग वर्ड तो बहुत जगह यूज होता है। तो उन्होंने एक टोट वर्ड, इसका एक कह सकते हो सिनोनिम्स यहाँ पे निकाला है कि डेट्स कॉल्ड टोट, जिसमें एक रॉन्ग वर्ड को यूज किया गया कि जहां पे एक पर्सन के साथ गलत चीजें वहां पे की जा रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है कि भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ, जो एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है बच्चों यहाँ पे, फॉर विच लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी, कि जहां पर उस चीज के रिगार्डिंग रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, दिस इज कॉल्ड द टॉट। अब बच्चों हमें यहाँ पे पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि सिविल रॉन्ग है क्या, क्या क्या सिविल रॉन्ग आपके साथ होंगे, तो उस केस में क्या क्या आपको रेमेडीज मिलेंगी। ये सब चीजें बच्चों आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बताई जाएंगी। तो दैट्स कॉल्ड, तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इंजर्ड हुआ, और वो किसकी गलती की वजह से हुआ? एक नेग्लिजेंट डॉक्टर की वजह से हुआ। डॉक्टर ने लापरवाही की है, नेग्लिजेंट डॉक्टर। तो बच्चों यहाँ पे गलत तो हो गया ना यहाँ पे, तो दैट्स कॉल, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? दैट्स कॉल्ड टॉट। टॉट में यहाँ पे हमसे रेमेडीज मांगेंगे। या फिर बच्चों मैंने क्या कहा, आपके घर में कोई अनऑथराइज एंट्री करता है, दैट्स कॉल्ड द ट्रेसपासर। तो क्या बोलते हैं बच्चों हम? ट्रेसपासर। कि ट्रेसपासर मतलब दैट्स कॉल्ड जो आपके घर में अनऑथराइज एंट्री करता है बच्चों, तो उसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे टॉट में लिया जाएगा। तो बच्चों दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉट, कि टॉट में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे दैट्स कॉल। तो बच्चों टोट का मतलब ही क्या बताया मैंने आपको, कि जहां पे एक पर्सन के साथ गलत होता है, सिविल रॉन्ग होता है, और उस चीज के रिगार्डिंग लॉ में आपके लिए एक रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है, दिस इज कॉल्ड द टॉट। ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द टॉट। बच्चों इसको नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है। तो दैट्स कॉल बच्चों यहाँ पे वर्ड जो टोट है डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट्स कॉल्ड द टोर्टम। टोर्टम का मतलब होता है जो इट मीन्स द रॉन्ग। तो दैट्स मीन कि कुछ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी, कि कोई ड्यूटी थी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अलग से एक ड्यूटी थी जिसको ब्रीच किया गया, और जिसकी वजह से एक सिविल कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया दूसरे पर्सन के पास। और बच्चों अराइज कैसे होगा? अगर वो इंजर्ड हुआ है या उसका जो लीगल राइट था वो इंजर्ड हुआ है,
तो वहां पर एक सिविल कॉज ऑफ एक्शन वहां पे अराइज आपका हो जाएगा, एंड जिसके लिए वो क्या ले सकता है बच्चों, एक कॉम्पनसेशन वहां पर ले सकता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। तो अल्टीमेटली बच्चों इसको एक कंक्लूड करके मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि यहाँ पर एक सिविल रॉन्ग होता है फॉर विच लॉ प्रोवाइड्स ए रेमेडी, जिसके लिए लॉ में रेमेडीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट बच्चों, समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लॉ के रिगार्डिंग बात करें तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी सिचुएशन आपकी आती है, लाइक एज डाइवर्स क्लेम, एज द पैसेंजर इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट, पेशेंट इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंट डॉक्टर, सिटीजन रॉन्गफुली अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने जबरदस्त मतलब कोई पर्सन कोई कसूर नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी पुलिस को पकड़ के ले गई, तो ये तो गलत हो गया ना उस पर्सन के साथ। या फिर बच्चों लैंड ओनर हुज लैंड हैज बीन ट्रेस पास्ट, कब्जा कर लिया है उसकी लैंड पर। ठीक है जी, यहाँ पे तो कोई अगर लैंड ओनर है और उसकी लैंड पे किसी और ने अगर कब्जा कर लिया तो वो तो बच्चों गलत हो गया ना यहाँ पे। तो ट्रेस पास जो मैंने वर्ड लिया था यहाँ पे, तो ये सब बच्चों इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि जिसको टोर्ट में आपका कवर किया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों टोर्ट के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, मैंने क्या बताया, सिविल रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी पार्टी को डैमेज होना चाहिए। बच्चों लीगल डैमेज का मतलब ये नहीं है कि उसको प्रॉपर फाइनेंशियली डैमेज होना चाहिए, अगर उसकी लीगल राइट भी इंजर्ड हुआ है तो भी वो टोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स बच्चों, तो ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि सेंसेस क्या क्या फॉलो होंगे। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशंस होना चाहिए, एंड नंबर 2 बच्चों रॉन्गफुल एक्ट जो होना चाहिए उसकी वजह से एक लीगल डैमेज होना चाहिए, लीगल, फाइनेंशियल डैमेज की बात नहीं करते, लीगल डैमेज। लीगल डैमेज में क्या आएगा कि जहां पर उसका लीगल राइट इंजर्ड किया जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और बच्चों उस लीगल डैमेज का लॉ के अकॉर्डिंग एक लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। तो बच्चों ये तीन चीजें मिला के यहां पर आपका टोर्ट बनेगा कि जो यहाँ पे बताया गया। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें टोर्ट के लिए क्या क्या चीजें होंगी। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड 1 लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड थर्ड 1 लीगल रेमेडी प्रोवाइड वहां पर होनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ टोर्ट, जो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि तीन चीजों को मिला के ही आप टोर्ट में यहाँ पर आप डैमेजेस वहां पे रिकवर कर सकते हैं, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेजेस एंड लीगल रेमेडीज। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टोर्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो कई बार ना, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं सर टोर्ट में और क्राइम में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों जो टोर्ट होता है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिया, सिविल। आपके यहाँ सिविल गलत हुआ है, मतलब कोई आपको जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, अगर वो आपको जानबूझ के मारने की कोशिश करता है तो दिस इज क्राइम। ठीक है, तो जो जो क्राइम होता है ना वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत होता है, क्योंकि एक चीज सोचो ना, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मर्डर कर रहा है तो वैसे सोसाइटी को डर हो गया ना कि भाई ये हमारा भी कर सकता है फिर मर्डर, तो दैट्स को वो क्राइम की तरफ वहां पे मूव करता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना सिविल टोर्ट में और क्राइम में बहुत डिफरेंस होता है। टोर्ट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का गलत हुआ तो वो केस फाइल कर रहा है। क्राइम में बच्चों मुझे बताओ, किसी पर्सन का मर्डर कर दिया तो क्या सिर्फ उसी पर्सन को ही केस फाइल करना है क्या? नहीं, पूरी गवर्नमेंट वहां पे आपके पीछे लग जाएगी कि भाई आप सोसाइटी के लिए गलत बंदे हो। क्लियर? तो बच्चों ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टोर्ट में और क्राइम में एक डिफरेंस बताओ, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आपका रहेगा। तो बच्चों बहुत सारे चैप्टर हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ने भी है, जैसे क्राइम के रिगार्डिंग जो आपका आएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा। ठीक, तो चलो जी पढ़ते इसमें क्या क्या डिफरेंस दोनों में रहेगा, टोर्ट में और क्राइम में। बच्चों टोर्ट में देखो क्या लिखा गया, टोर्ट में जो एक्ट और ओमिशंस किया गया है डन बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है, जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में गए हैं। ठीक है, तो उसकी कोई, देखो लिखा गया ही हैज विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज कॉज्ड सम हार्म टू द प्लेंटिफ, मतलब वहां पे बच्चों सिंपल थिंग है कि विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज उसने बस गलत कर दिया, लेकिन कोई इंटेंशन का गलत नहीं किया था। बट यहाँ तो बच्चों साफ साफ बोल दिया कि वो काम ही ऐसा कर रहा है जो लॉ के अकॉर्डिंग किस नेचर का है, पनिशेबल नेचर का है, कि उसको जेल में डाला जाएगा। बच्चों यहाँ पे दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे क्या कहता है, टोर्ट में हम लेस सीरियस रॉन्ग्स की बात करते हैं, कोई बड़ा रॉन्ग नहीं हुआ है वहां पे, छोटा सा लेस सीरियस रॉन्ग। लेकिन क्राइम में बच्चों किस चीज की कवर करते हैं, मोर सीरियस रॉन्ग्स की बात करते हैं। ठीक है, लेस सीरियस रॉन्ग्स बच्चों इसमें क्या आएगा कि जैसे कोई प्राइवेट रॉन्ग्स हुआ, प्राइवेट प्राइवेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के साथ हुआ है बस, बाकी पूरी सोसाइटी के साथ होगा ऐसा नहीं होगा वहां पे। लेकिन जहां पे मोर सीरियस रॉन्ग होगा कि जहां पे आप मर्डर कर रहे हो, तो उसे बच्चों तो बहुत बड़ा काम कर दिया ना आपने, तो उसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द पब्लिक रॉन्ग्स। तो यहाँ पे तो दोनों डिफरेंस याद रखना है, एक में हम प्राइवेट रॉन्ग वर्ड ले रहे हैं, एक में हम पब्लिक रॉन्ग वर्ड ले रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों बहुत डिफरेंस यहाँ पे रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ बच्चों सूट सिर्फ कौन फाइल करेगा, एक इंजर्ड पर्सन फाइल करेगा, और यहाँ पे कौन करेगा बच्चों, स्टेट। स्टेट का मतलब सेम थिंग गवर्नमेंट। ऐसा कोई है कि मान लो आपने किसी पुलिस वाले के सामने मर्डर कर दिया, तो ये कोई अभी दिखाओ मेरे सामने विटनेस कौन है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अरेस्ट तो कर लिया जाएगा ना, क्योंकि आपने मर्डर किया है, चोरी की है। तो दैट्स कॉल्ड द केस इज ब्रॉट बाय द स्टेट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ बच्चों कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चल ठीक है, आपने इंजरी कर दी, मुझे इतने पैसे दे दो, खत्म करते हैं केस। लेकिन बच्चों यहाँ पर याद रखना, कुछ केस को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है ही नहीं। मुझे बताओ अगर किसी ने मर्डर कर दिया और वो कह रहा है कि चल कोई दिक्कत नहीं सर, मर्डर कर दिया कोई बात नहीं, आप बस मुझे पैसे दिलवा दो, ये ऐसे कोई छोड़ेगी गवर्नमेंट? प्रूव अगर हो रहा है इसने मर्डर किया है, तो भाई मर्डर की सजा तो मिलेगी ना उसको, तो वहां पे ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कुछ केस में हो जाता है। रॉन्ग डूअर्स बच्चों क्या करता है, कॉम्पनसेशन पे करता है टू द इंजर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या पे जाता है, कॉम्पनसेशन, लिक्विडेटेड फॉर्म में लिया जाता है यहाँ पे। जबकि दूसरे केस में क्या लिखा गया, पनिश्ड, जेल में डाला जाता है उसको, क्योंकि क्राइम किया है ना उसने, बहुत बड़ा काम वहाँ पे किया है। तो बच्चों ये आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा, तो ये आपको वहां पर ये 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। कोई अगर एग्जाम्पल साथ में लेना चाहो तो एग्जाम्पल भी वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे टोर्ट में आप ट्रेस पास लिख लेना, उसमें मर्डर लिख लेना, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी वहां पे आप बता सकते हो। ठीक है, आई हो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी तक जो हमने किया, दैट्स कॉल्ड द बेसिक्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी की जाती है, टोर्ट में क्या क्या चीजें आपकी आती है। अब बच्चों जो टोर्ट में होता है ना, टोर्ट में बहुत सारी चीजें यहाँ पर ली जाती है। टोर्ट में बच्चों दो डॉक्ट्राइन आपके यूज होते हैं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन बच्चों यहाँ पे, तो जो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, और एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा उसमें क्या चीज यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे क्या ले रहा हूँ वर्ड में, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्रिन्स बच्चों यहाँ पे हम लेंगे, तो दो डॉक्ट्रिन्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, नाम सुने भी होंगे आपने उनके, जिसने टोट किया होगा। दैट्स कॉल्ड द डैमनम साइन इंजीरिया। डैमनम साइन इंजीरिया। अब इसे बच्चों एक वर्ड से इंटरचेंज कर दूंगा, इंजीरिया साइन डैमनम। बच्चों याद रखना, ये जो दो टॉपिक है ना, एग्जाम में एक टॉपिक हमेशा पूछा जाता है जनरली। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि उसमें क्या क्या चीज आपको बताई गई है। तो इट्स वेरी 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 इजी टॉपिक बच्चों। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या लिया गया बच्चों, यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो चलो जाओ, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द डैमनम साइन इंजूरिया। क्या होता है, डैमनम साइन इंजूरिया। तो पहले बच्चों ये जो वर्ड आपको दिए गए ना, इसका मीनिंग हमें समझना है कि यहाँ पे इसका मीनिंग है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैमनम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजूरिया, इसका मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना है। बच्चों डैमनम का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड द डैमेज। आपको कोई डैमेज हुआ है, किसी चीज के रिगार्डिंग डैमेज हो सकता है बच्चों, लाइक आपकी फॉर एग्जांपल मनी से रिगार्डिंग लॉस हो गया, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एटसेट्रा वर्ड लिख देता हूँ। तो मतलब आपको एक डैमेज हुआ है जो प्रॉपर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ डैमेज, कि आपको एक डैमेज हुआ है, फाइनेंशियली आपको एक डैमेज हुआ फॉर एग्जांपल। एंड साइन मतलब होता है बच्चों दैट्स कॉल्ड विदाउट, दैट्स कॉल्ड विदाउट। सो इंजुरिया क्या होता है बच्चों, इंजुरिया का मतलब होता है बच्चों इंजरी। इंजरी का मतलब क्या, आपको कोई लॉस, मतलब सेम थिंग कह सकते हो, क्या कोई चोट पहुंचाई है आपको। तो बच्चों इंजरी का मतलब यहाँ पे जब भी मैं लूंगा ना इंजरी इस चैप्टर के अंदर, तो दैट्स मीन कि जो आपको एक लीगल राइट दिया गया है, आप इंडिया में रहते हो ना, तो इंडिया के अंदर अंदर आपको बहुत सारे लीगल राइट है, बिजनेस करने का राइट, बहुत सारे राइट, आपको रहने का राइट। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों वहां पे उन्होंने क्या कहा कि इंजरी का मतलब क्या हुआ, कि जो आपको लीगल राइट दिया गया है वो खत्म हो रहा है। ये गलत हो जाएगा बच्चों, अगर इंजरी होती है तो दैट्स कॉल्ड द लॉस ऑफ लीगल राइट, आपको जो लीगल राइट है उसको खत्म किया जा रहा है। भैया वो ऑब्वियस है, जो आप इंडिया में रह रहे हो और आपका लीगल राइट ही खत्म कर दे तो गलत हो जाएगा ना ये तो बच्चों यहाँ पे। तो ये तीन वर्ड बच्चों यहाँ पे जो वर्ड लिया गया, लैंग्वेज ध्यान से देखना, डैमेज विदाउट इंजरी। दैट्स मीन कि भाई आपका यहाँ पर एक डैमेज तो हुआ है, फाइनेंशियल डैमेज हुआ है, लेकिन आपका लीगल राइट को कुछ नहीं हुआ। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों बहुत ही सिंपल पॉइंट यहाँ पे लिया गया है कि आपको डैमेज तो हुआ,
लेकिन इंजरी नहीं हुई है। इंजरी मतलब आपका जो लीगल राइट है उसके रिगार्डिंग कोई छेड़छाड़ वहां पे नहीं की गई है। जैसा आपका लीगल राइट था वैसे ही लीगल राइट आपके पास है, बस आपको फाइनेंशियल डैमेज हुआ। क्या ये पॉसिबल है क्या कि आपको सिर्फ डैमेज हुआ और इंजरी नहीं हुई? तो वैसे बच्चों बहुत यस पॉसिबल है, इट इज अ पॉसिबल। आओ बच्चों पहले इसका एग्जांपल लेते हैं कि इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है, एक पर्सन है बच्चों ए और इसकी एक शॉप है। तो ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इसका ना एक रेस्टोरेंट है, अकेला था बच्चों, बहुत सारे कस्टमर्स थे इसके पास। ठीक है जी, यहाँ पे एंजॉय करता था और इसका लीगल राइट भी बिजनेस करना करता था बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों बाद में क्या हुआ, एक पर्सन जो बी है उसी एरिया में अपना एक न्यू रेस्टोरेंट वो ओपन कर देता है। उसने अपना एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर लिया और बच्चों इस न्यू रेस्टोरेंट की इतनी सारी फीचर्स देखकर ये जो कस्टमर थे ना यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मैक्सिमम कस्टमर शिफ्ट हो गए बच्चों यहाँ पर जो मिस्टर ए के थे। अब बच्चों कस्टमर शिफ्ट हो गए तो बच्चों ए को डैमेज होगा नहीं होगा, तो ऑब्वियस बच्चों यहाँ पे ए को लॉस हो गया है। अब मुझे बताओ क्या बी ने उसको कोई मारने की धमकी दी है? क्या उसका रेस्टोरेंट वो तोड़ के आया था? नहीं ना, वो अपने फायदे के लिए अपने फीचर्स को लेके उसने बस कॉम्पीट किया यहाँ पे। और कॉम्पिटिशन करना तो कोई गलत है नहीं बच्चों, आज के टाइम में हर कोई कर सकता है आज के टाइम में। तो बच्चों यहाँ पे जो कस्टमर थे अगर वो शिफ्ट हुए हैं तो वो बी की स्किल्स की वजह से हुआ, ए को कोई उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे तो बच्चों लेकिन डैमेज तो हुआ है ना। बट जो ए का राइट था क्या वो उसने ब्रीच किया? आंसर इज नो। तो मतलब ये जो बच्चों सारा काम जो किया जा रहा है ना, जो मतलब मिस्टर ए को लॉस हुआ है वो कैसे हुआ? विदाउट विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। उसके लीगल राइट को कोई भी इंपैक्ट नहीं किया गया। अभी भी वो जैसे बिजनेस करना चाहे करे अपने हिसाब से, कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है ना। अगर वो ये कहता है कि सर बी ने आके मेरा रेस्टोरेंट ही तोड़ दिया, फिर कहते जी हाँ ये सिविल रॉन्ग है। उसने उसने कॉम्पिटिशन वहां पे किया। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे जो डैमेज, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी नहीं हुई है तो बच्चों लॉ में साफ से बोल दिया गया इट इज नो टॉर्ट, इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। और वो तो सिंपल पॉइंट पे यहाँ पे तो डैमेज विदाउट इंजरी में क्या होगा कि एक पर्सन को कॉम्पिटिशन करने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसके साथ टॉर्ट किया जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड टॉर्ट नहीं हो रहा है वहां, क्योंकि उसको भी लीगल राइट है, दूसरे को भी लीगल राइट है। डैमेज हो रहा है भाई, आपको डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल राइट तो नहीं आपको कुछ इंजर करे ना, तो दिस इज कॉल्ड द डैमेज साइन इंजुरिया। ठीक है, तो बच्चों अल्टीमेटली मीनिंग अगर देखें तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों डैमेज साइन इंजुरिया का? तो दैट्स कॉल्ड इट इज डैमेज, it is the damage without breach of legal right। कोई हमने लीगल राइट को तो ब्रीच नहीं किया बच्चों वहां पे। ठीक है, विदाउट, ये वर्ड जरूर लिखना है आपको, विदाउट ब्रीच ऑफ द लीगल राइट, विदाउट ब्रीच। एंड और दूसरा पॉइंट क्या बताया बच्चों ने आपको? तो इट विल नॉट, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट, इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। और टॉर्ट नहीं माना जाएगा तो गलत भी नहीं माना जाएगा, तो इट इज अ वैलिड। तो यहाँ पे वैलिड वहां पे माना जाएगा। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि डैमनम साइन इंजुरिया क्या होता है। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे बच्चों जल्दी से इसको नोट करो जो यहाँ पे आपको दिया गया है, जो मैंने आपको लिखवाया है फास्ट। एंड बच्चों नोट कर लिया सबने? चलो जी आ जाओ। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सेकंड मीनिंग क्या बताया आपको? इंजुरिया साइन डैमनम। अब अपोजिट हो गया बच्चों यहाँ पे, इंजुरिया साइन डैमनम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? बच्चों मीनिंग तो वही रहेगा। इंजुरिया मतलब क्या होता है? इंजरी। साइन का मतलब क्या होता है? विदाउट। डैमने का मतलब क्या होता है? डैमेज। क्लियर? बस डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, मैंने अब इंजुरिया की जगह डैमनम लिख दिया, डैमनम की जगह इंजुरिया लिख दिया है। तो इसका मतलब बच्चों अपोजिट हो गया है, दैट्स कॉल्ड इंजरी। अब इंजरी हुई है विदाउट डैमेज, अपोजिट हो गया बच्चों। आपका जो लीगल राइट था वो यहां पर इनफ्रीज हो गया है। ठीक है, अब चाहे आपको डैमेज हुआ है, लीगल डैमेज मतलब फाइनेंशियल डैमेज आपको हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज कर दिया ना, तो बच्चों वहां पे वो गलत हो जाएगा।
ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम साफ साफ कह देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर आपने टोट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका लीगल राइट जो है वो क्या हुआ है बच्चों, वो डैमेज हुआ है। जैसे बच्चों पहले एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में क्या है, मिस्टर एक्स है बच्चों यहाँ पे, और उसका एक हाउस है। लीगल राइट है बच्चों, किसका लीगल राइट है, मिस्टर एक्स का है कि वो अपने घर में खुद ही रहेगा। एक वाई विदाउट एनी परमिशन, यहां बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो वाई है विदाउट परमिशन वो एंटर कर देता है हाउस में, एंटर्ड हाउस, एंटर्ड इन हाउस। तो बच्चों यहाँ पे जो हाउस में एंट्री वो कर गया, क्या अब यहाँ पे एक्स की कोई परमिशन तो थी नहीं, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऐसी पर्सन को बोला दिस इज कॉल्ड द ट्रेसपास या ट्रेसपासर, जो विदाउट अनऑथराइज एंट्री करता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना एक्स की जो अलग से लिबर्टी थी उस घर में रहने की, या उसकी जो कह सकते हो कि जो उसकी सिक्योरिटी थी, क्या वो गलत हो गई यहाँ पे। तो उसका जो लीगल राइट था वो डैमेज हो गया है। मतलब हो सकता है देखो एक्स को इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल डैमेज नहीं हुआ, वाई कोई चोरी करके नहीं गया है, बस एंट्री की थी उसने, बट अल्टीमेटली उसका लीगल राइट तो गलत हो गया ना बच्चों। ऐसे तो कोई भी घर में एंट्री कर जाएगा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर इंजरी हुई है बट विदाउट डैमेज हुई है। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पे स्टिल इट इज टॉट, यहां पे मैं इसको टॉट मान के चलूंगा, क्योंकि बस मुझे क्या देखना है कि उसका जो लीगल राइट था वो डैमेज हो चुका है। तो बच्चों वहां पे हम सिंपल कह सकते हैं कि वो यहाँ पे डैमेज ले सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्रिंजमेंट, जो इन्फ्रिंजमेंट किया गया है ऑफ लीगल राइट, infringement of the legal right even not resulting in harm। harm का मतलब बच्चों जो फाइनेंशियल लॉस है वो उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका लीगल राइट जो था वो इन्फ्रिंज हो गया बच्चों। तो फिर तो भाई गलत हो गया ना बच्चों, वहां पे जो साफ साफ बता दिया गया है, इवन नॉट रिजल्टिंग इन द हार्म। तो दिस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, इट विल ट्रीट एज टॉर्ट, और वहां पे वो पर्सन उसे डैमेज रिकवर कर सकता है। दिस इज द मीनिंग, मीनिंग किसका बच्चों, ये डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। और बच्चों ये एग्जाम में आपको जब एग्जाम्पल देगा तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वहां डैमनम साइन इंजूरिया लगेगा या इंजरी साइड डैमनम लगेगा। ठीक है यहाँ पे, और ज्यादा बच्चों डैमनम साइन इंजूरिया के लिए वो कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम्पल लेता है, इंजूरिया साइन डैमनम के लिए ज्यादातर वो ट्रेस पास वाला एग्जाम्पल ज्यादातर लिया जाता है। ठीक है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों आपको फॉलो करना है। चलो बच्चों नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों वर्ड मैंने आपको बता दिए, चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों डैमनम, डैमनम मींस क्या होता है, हार्म, लॉस, डैमेज रिगार्डिंग द मनी, कंफर्ट, हेल्थ एटसेट्रा, सब कुछ आ गया है। साइन का मतलब, इंजुरी का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट, जो लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन को मिला हुआ है उसको इन्फ्रिंज किया गया है। एंड डैमनम साइन इंजुरी का बच्चों मतलब क्या हो गया, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। सो बच्चों बहुत सारे एक्ट ऐसे किए गए जहां पे वो हार्मफुल तो है, पर्सन को लॉस तो हुआ है, बट आर नॉट रोंगफुल, वो रोंगफुली तरीके से नहीं किया गया है। क्लियर, सो गिव्स नो लीगल राइट ऑफ द एक्शन टू हिम हु सफर्ड फ्रॉम देयर इफेक्ट। क्लियर, तो बच्चों उसका कोई लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कोई लीगल राइट को इंजर्ड वहां पर नहीं किया गया है, जो हमें आपको बताया गया। सो डैमेज डन एंड सफर्ड इज कॉल्ड, बच्चों क्या बोलेंगे इसको हम, डैमनम साइन इंजूरिया। तो बच्चों एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको पूरा एक एक वर्ड आपको डिफाइन करना है कि डैमेज, डैमनम का मतलब क्या होता है, इंजूरिया का मतलब क्या होता है, देन इसमें क्या क्या चीज आपकी आती है, लीगल राइट है नहीं है, तो वो सारा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो ऐसे बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है। तो डैमेज विदाउट ब्रीच ऑफ लीगल राइट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट, तो बच्चों यहाँ पे कोई टॉर्ट नहीं किया गया। दे आर द मोरल रॉन्ग्स, जहां पे कोई रेमेडीज आपको नहीं मिलेंगी, चाहे आपको जितना मर्जी लॉस हो, बट आपका कोई भी लीगल राइट वहां पे डैमेज नहीं किया गया। ठीक है यहाँ पे बच्चों, इसमें देखो ज्यादा मैंने कहा था कंपटीशन का ज्यादा एग्जांपल आता है, तो इसमें देखो वही एग्जांपल आपको लिया गया है कि एक ए है बच्चों, वो फिश शॉप ओपन करता है इन द सेम स्ट्रीट जहां पे एज द बी फिश शॉप, और ए ने क्या किया, अपना प्राइस कम कर दिया, कर सकता है भाई कोई बात नहीं, किस इंटेंशन से कि भाई पी आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कोई इसे टॉट नहीं किया, वो तो कॉम्पिटिशन कर रहा है, इवन चाहे बी को लॉस हो रहा है बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कॉम्पिटिशन में हर कोई करता है।
सेकंड बच्चों यहाँ पे सेम थिंग, बी ने बच्चों एक स्कूल सेटअप कर लिया नियर द स्कूल सेटअप बाय द ए, और जो स्टूडेंट थे ए के स्कूल के वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों, बी के स्कूल में। तो बच्चों यहाँ पे कोई एक्शन यहाँ पे ए नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो कोई इंजरी नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो वहां पे कोई इंजरी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डैमेज अगर हो भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द डैमेज विदाउट इंजरी। बच्चों यहाँ तक डैमनम साइन इंजूरिया कवर हो गया आपका। आओ नेक्स्ट वन पढ़ते हैं बच्चों, इंजूरिया साइन डैमनम पढ़ते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम में क्या आएगा आपका, बहुत ईजी है बच्चों, पहला समझ में आएगा, दूसरा तो समझ में आएगा ही आएगा। इंजरी विदाउट डैमेज मतलब जहां पे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन रिजल्ट इट इज एन इंजरी एंड रोंग इन द टॉट, ये टॉट में रोंग माना जाएगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग द हार्म बट प्लेंटिफ कैन स्टिल शू इन द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट बच्चों एज ए टॉट का यहाँ पे वो केस फाइल कर सकता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ, मेरा लीगल राइट यहाँ पर इंजर्ड किया गया है। सो इट इज सफिशिएंट, आपको बस क्या शो करना है कि आपका राइट जो था वो वायलेट किया गया है, वायलेशन ऑफ ए राइट, इन विच द केस लॉ विल प्रिज्यूम ऑटोमेटिकली, लॉ मान के चलिए अभी हाँ डैमेज तो देना पड़ेगा। जैसे बच्चों देखो एग्जाम्पल लिया था मैंने, ए क्या करता है बी की लैंड पे विदाउट बीज परमिशन क्रॉस करता है उसको, तो बच्चों ए ने क्या किया, टोर्ट ऑफ द ट्रेस पास वहां पे किया टू द लैंड, इवन बी को शायद हो सकता है कोई डैमेज ना हुआ हो लेकिन फिर भी गलत रहता है बच्चों पे। तो यही मैंने कहा ना, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल जो लिया था वो ट्रेस पास का बच्चों वहां पे लिया जाता है। क्लियर, तो बच्चों ये टोर्ट का ना इस तरीके से एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलेंगे और ये सब टॉपिक आपके इंडिविजुअल के अंदर लिया जाएगा। अब बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ टोर्टियस लायबिलिटी आपको बताई जाती है, दैट्स कॉल्ड द काइंड ऑफ टोर्टियस लायबिलिटी। टोर्टियस तो टोर्ट के रिगार्डिंग लिया गया बच्चों पे कि टोर्ट के केस में अगर कोई सिचुएशन बच्चों बनाई गई है कि उसमें किसी सिचुएशन में कैसे कैसे चीजों को फॉलो किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो टोर्ट में आपकी सिचुएशन यहाँ पे ली गई है ना, तो यहाँ पे देखो तीन चीजें आपके यहाँ पे ली गई। फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड द स्ट्रिक्ट और द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अभी पढ़ूंगा यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज आपके आएंगे, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो क्या क्या चीजें वहां पर आती है। सेकंड आता है बच्चों दैट्स कॉल्ड द विकेरियस लायबिलिटी। क्लियर, तो बच्चों विकेरियस ही पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन आएगा बच्चों विकेरियस लायबिलिटी द स्टेट। स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट की भी कोई लायबिलिटी टोर्ट के अंदर होती है नहीं होती है। क्लियर, तो बच्चों मैं कुछ भी आपको कहूं, क्लियर, मतलब जो जो टॉपिक आपको करवाऊंगा सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों वो साथ साथ जरूर करते हुए चलना, क्योंकि ये एग्जाम में चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तो देख रहे हो बच्चों पे, तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों पे आपको दिया गया है, दैट्स कॉल्ड द काइंड्स ऑफ टोर्टियस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बच्चों आपका इसमें जो फर्स्ट वन है ना, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों चैप्टर पूरा अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर में से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 का तो मिलेगा मिलेगा आपको, ज्यादा नंबर के भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बच्चों तो वन बाय वन ये टॉपिक करते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, विकेरियस लायबिलिटी क्या है, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या है। इट्स अ वेरी 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 इजी टॉपिक बच्चों। चलो आओ जी करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था बच्चों, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो बच्चों देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है कि पहले इसको हम एग्जांपल की फॉर्म में समझेंगे फिर इसको लिख पाएंगे अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए की जो लैंड होती है ना वो उस पर कुछ प्लांट ग्रो करता है, और वो बच्चों एक ऐसा प्लांट्स वहां पे ग्रो करता है जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है, डेंजर्स, इट्स अ वेरी 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 डेंजर प्लांट। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों वहां पे ना मिस्टर बी, मिस्टर बी क्या करता है बच्चों यहाँ पे, मिस्टर बी इसकी वजह से, ये जो प्लांट होता है इसकी वजह से वो बच्चों इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड, क्योंकि उसका पड़ोसी था ये, जिसकी वजह से इंजर्ड हो गया बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर बी क्या करता है, बी केस फाइल कर देता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंजरी हुई है, मेरे साथ टोर्ट हुआ है। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। क्या काम किया था बच्चों यहाँ पे, इसने प्लांट ग्रो किया था यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों उसने फाइल कर दिया केस अगेंस्ट ए। अब किसने फाइल किया बच्चों यहाँ पे, मिस्टर बी ने केस फाइल किया, किसके अगेंस्ट, मिस्टर ए के अगेंस्ट। तो मुझे बताओ जी प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चों बी ने केस फाइल किया है, तो दैट्स कॉल्ड द प्लेंटिफ, और जो बच्चों ए है इसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट। तो बच्चों पहला पॉइंट तो याद रखना, जो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ना वहां पे बार बार पॉइंट आएगा कि डिफेंडेंट ने ये किया था, डिफेंडेंट ने वो किया था, प्लेंटिफ ये करेगा वो करेगा, तो बच्चों माइंड में रखना
अगर मैं प्लेंटिव वर्ड ले रहा हूं तो प्लेंटिव का मतलब क्या है? जिसको इंजरी हुई है। डिफेंडेंट कौन है? जिसके साथ जिसने ये काम किया है, जिसको लॉस पे करना पड़ेगा, तो मतलब डिफेंडेंट इज लाइबल। तो बच्चों यहां पर ये इसने जो केस फाइल किया वो किस इसका केस फाइल किया है? उसने वो टोर्ट का केस यहाँ पे फाइल किया है। और मैं ये बच्चों एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, यहाँ पे मेन केस इसके लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये वर्ड जो लिए गए हैं आगे इसी के पैटर्न से आपको लिखना है। आगे बार बार लिखे हुए डिफेंडेंट लाइबल, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए डिफेंडेंट वर्ड कहां से आ गया, तो आपके माइंड में आना चाहिए डिफेंडेंट वर्ड क्यों लिया गया है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या कहा गया। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें कहा गया बच्चों इस केस में क्या होगा, नाउ डिफेंडेंट इज लाइबल। देख रहे हो बच्चों यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इज लाइबल इवन तो हार्म, किसको होता बच्चों, हार्म टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिव को बच्चों हार्म हुआ है, प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया था, और प्लेंटिफ ने जानबूझ के नहीं किया बच्चों यहाँ पे कि भाई मुझे पता है उसने हमें प्लांट ऐसा ग्रो किया है, मैं जानबूझ के जाऊंगा फिर उसे डैमेज दूंगा, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर ऐसा है फिर तो जानबूझ के प्लेंटिव कर रहा है, फिर डिफेंडेंट की गलती नहीं होगी बच्चों यहाँ पे, कि विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन डिफेंडेंट पार्ट्स। डिफेंडेंट ने तो प्रॉपर लॉक किया हुआ था, अब प्लेंटिव वो उस लॉक को तोड़ के फिर अंदर जा रहा है, फिर उसको यूज कर रहा है, तो फिर तो प्लेंटिव की गलती है ना बच्चों वहां पे, फिर उसकी डिफेंडेंट की गलती कोई है। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स अ पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो सासू ने बताया कि डिफेंडेंट किस केस में यहाँ पे लाइबल रहेगा। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों अल्टीमेटली अगर मैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अगर बात करता हूं तो इसमें क्या क्या केस आपके कवर किए होंगे, कि अगर मान लो कोई ऐसे कोई प्लान लगा दिया गया और एकदम कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि आसपास ही प्रॉब्लम आ जाती, जैसे जो आपने सुना ना, जैसे एक भोपाल गैस लीक का केस आया था, तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी ना, कि वहां पे उनको केयर करनी चाहिए थी, एकदम एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, बच्चों वहां पे वो लाइबल होंगे, वहां पे टोर्ट के अंदर वो लाइबल होंगे। तो दैट्स कॉल, तो बच्चों वैसे उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या केसेस के अंदर आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों ने यहाँ पे कहा फर्स्ट वन, दैट्स कॉल अगर कोई लायबिलिटी अराइज हुई है, किस चीज की लायबिलिटी बच्चों पे, इनएविटेबल एक्सीडेंट। हमें नहीं पता था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस हो तो गया ना बच्चों पे, तो उस केस में वो लाइबल होंगे बच्चों पे, लाइबिलिटी दिस वन फॉर द इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस में। ठीक है जी यहाँ पे, या फिर बच्चों कोई मिस्टेक हुई थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई गलती से की गई है, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, लापरवाही भी कह सकते हो बच्चों पे, कि यहाँ पे उनकी लापरवाही की वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, और तीसरा बच्चों ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये तो आगे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, दैट्स कॉल्ड द विकेरियस, कि एम्प्लॉय ने गलती की है तो मालिक तो बच्चों लाइबल होगा ही होगा, दैट्स कॉल्ड द विकेरियस लायबिलिटी। बच्चों यहाँ पे, तो ये तीन केस बच्चों यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि जहां पर वो पर्सन जो है वो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लाइबल बच्चों यहाँ पे माना जाएगा। तो बच्चों क्या क्या केस के अंदर आगे इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब, कि अगर डिफेंडेंट ने कोई ऐसा काम किया, इफ डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट वर्ड की जगह ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, उसको प्रॉपर लैंग्वेज लिखते हैं, इफ डैमेज इज डन, किसकी वजह से हुआ बच्चों यहाँ पे, डिफेंडेंट की कुछ छुपाने की वजह से हुआ, बाय स्केप ऑफ डेंजर सब्सटेंस, डेंजर सब्सटेंसेस ब्रॉट और kept by anyone, किसकी लैंड पे बच्चों पे, डिफेंडेंट की लैंड पर, अपॉन हिज लैंड, कि कोई डैमेज हुआ है बच्चों, वो किस वजह से हुआ, कोई डेंजर जो चीज थी वो छुपाई गई थी, ले लाई गई थी वो, और वो बाद में एक्सीडेंट हुआ और वो जिसकी वजह से लोग इंजर्ड हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा बच्चों, इस केस में उसको हम स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लेके आएंगे। इसमें क्या कहेंगे बच्चों, मिस्टेक में क्या कहेंगे, व्हेन पर्सन इंटरफेयर, व्हेन पर्सन interfere with property
और रेपुटेशन ऑफ अनदर। ठीक है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जैसे उसमें याद है जो डिफेंडेंट जो होता था और उसकी रेपुटेशन से ज़्यादा इंटरफेयर किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी से इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो भी बच्चों कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आएगा। क्लियर। एंड विकैरियस बच्चों को पता ही है क्या होता था, काम किसी और ने किया, लायबिलिटी किसी और की आएगी। अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल में आपका जब विकैरियस लायबिलिटी वहां पे आएगा बच्चों। तो इसमें बच्चों हम किसको लायबल बता रहे हैं कि पर्सन इज लायबल, पर्सन इज लायबल फॉर एक्ट कमिटेड बाय अदर्स। कमिटेड बाय अदर्स, दैट्स अ मीनिंग जो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है जी। तो बच्चों स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या क्या चीज आपकी कवर की गई है, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, लायबिलिटी फॉर द इन एक्सीडेंट एंड विकैरियस लायबिलिटी, जो बच्चों यहाँ पे आपको कवर किया गया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे कवर की गई है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपको तो दैट्स अ पॉइंट जो इसमें बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज आपकी आएंगी। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो फास्ट। एंड बच्चों नोट कर लिया। अब बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको जो एग्जाम में जब ये सब लिखना है ना, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, एक्सीडेंट, विकैरियस, तो इसके साथ साथ बच्चों आपको एक डिसाइडेड केस भी यहाँ पे लिख के आना पड़ेगा, जो इसका केस हमेशा सब बच्चों को याद रहता है, हमेशा जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस बच्चों, जो आपको यहाँ पे लर्न करना है। क्या नाम लिया बच्चों केस का मैंने, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो बच्चों बिल्कुल सेम इस केस में वही हुआ था जो मैंने भी एग्जांपल लिया था ना, कि प्लांट ग्रो किया गया, ठीक है, और उस दूसरा जो पर्सन होता है जो प्लेंटिव होता है उसको लॉस होता है। बिल्कुल से वही एग्जांपल बच्चों आपका रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला ही केस इसके अंदर आएगा जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें जनरली यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर एक पर्सन, इफ ए पर्सन ब्रिंग एनीथिंग, if a person bring anything from outside and accumulates, बाहर से कुछ लेके आता है बच्चों और कहाँ पे लगाता है वो, अपनी लैंड पे उसने वो एक्यूमुलेट कर दिया, उसने अपनी लैंड पे उसको ग्रो कर दिया। कोई बाहर से कोई बहुत खतरनाक चीज लेके आया, वो कोई डेंजर प्लांट वो लेके आया और उसने अपनी लैंड पे उसको लगा दिया। ठीक है। सो लगाने के बाद क्या किया बच्चों उसने, विच इट एस्केप्स एंड मे कॉज डैमेज, और उसकी वजह से क्या हो बच्चों वहां पे डैमेज हो सकता है जो उसने छुपाया है। ठीक है। तो याद रखना बच्चों वहां पे कोई पर्सन ऐसा करेगा ना और अगर किसी को डैमेज हो गया तो वो पर्सन फिर वहां पे लाइबल होगा नहीं होगा, तो आंसर इज यस, उसने गलत किया ना। तो अल्टीमेटली बच्चों उसका मतलब कहना चाहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, दूसरे को अगर इंजर्ड हुआ तो वहां पे आपको लॉस पे करना पड़ेगा। तो दैट्स कॉल, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, कि वो अपने रिस्क पे बच्चों वहां पे कर रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी बच्चों वहां पे क्रिएट हो जाएगी जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। कि एक पर्सन कुछ बाहर से कुछ चीजें लेके आता है बच्चों, अगर वो चीज नेचुरली वहीं पे बनती है फिर उसके डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के वो चीज लेके आए बाहर से फिर उसको लगाया, देन पर्सन को डैमेज हो सकता है, तो बच्चों वहां पे उन्होंने कहा भी हाँ अब हो सकती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपके यहाँ पे आ सकती है। लेकिन जो चीज नेचुरली है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ वाटर प्लांट्स लगाए, वाटर के कोई पाइप्स है, गैस की कोई पाइप्स है, वो लीक हो जाती है, तो बच्चों उसमें कोई आपकी तो गलती नहीं है ना, समझ रहे हो वहां पे, तो फिर आपकी कोई गलती वहां पे नहीं मानी जाएगी। तो दैट्स मीन कि आप खुद अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम करते हो फिर उसको छुपाया गया तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप अपने रिस्क पे करोगे कि अगर किसी दूसरे को लॉस हुआ तो वहां पे लायबिलिटी बनेगी, पक्का बनेगी। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो ना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में टॉर्ट आए तो उसके लिए दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो ये वर्ड बच्चों जरूर लिखना है आपको कि अगर हम चाहते हैं कि हाँ भी वो टॉर्ट बने अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो दो कंडीशन बच्चों वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फिर वो टॉर्ट में नहीं आएगा। मस्ट बी सेटिस्फाइड।
तो बच्चों क्या क्या कंडीशन वहां पे रहेगी? अभी तो मैंने एक बताया आपको कि वो नेचुरली नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उस लैंड पे वो नेचुरली अपने आप आ रहा है, डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा कुछ अपनी तरफ से नहीं किया था, तो फिर डिफेंडेंट की गलती नहीं है फिर। ठीक है, तो मतलब साफ साफ बता दिया बच्चों यहाँ पे कि डिफेंडेंट इज मेकिंग नॉन नेचुरल, नेचुरल नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, वो लैंड को नॉन नेचुरल वे से यूज कर रहा था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। एंड सेकंड कंडीशन जो बच्चों यहाँ पे बताई गई है कि जो वो छुपा रहा है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। क्लियर? तो द सेकंड कंडीशन जो बच्चों यहाँ पे बताई गई है कि जो स्केप कर रहे हैं वो स्केप ऑफ समथिंग, याद है बच्चों यहाँ पे कि कुछ वो छुपा रहा था, फ्रॉम किसके कंट्रोल में है वो, कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट, विच इज लाइकली टू डू मिसचेफ, गलत वहां पे हो सकता है, विच इज लाइकली टू डू द मिसचेफ। दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों पे आपको बताया गया है। इसमें क्या क्या जी आपके आएंगे, तो डिफेंडेंट क्या कर रहा है बच्चों, एक तो नंबर वन नॉन नेचुरल कर रहा है, नेचुरली वहां पे काम नहीं हो रहा है, नॉन नेचुरल हो रहा है। एंड सेकंड बच्चों पे कि जो छुपा रहा है, जो डिफेंडेंट कंट्रोल में है, जिससे कि क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, मिसचीफ हो सकता है। ठीक है जी, वो गलत काम कर रहा है वहां पे, तो बच्चों उसको हम लेके चलेंगे कि हाँ भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आ रहा है। तो बच्चों देख रहे हो कितना बड़ा टॉपिक दिया गया, पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपको बताया गया क्या क्या लाइबिलिटी आ सकती है, इनएविटेबल मिस्टेक, इनएविटेबल एक्सीडेंट, विकैरियस लायबिलिटी। देन बच्चों उसके बाद ये केस आया आपका जिसके अंदर 2 पॉइंट आपके निकाले गए कंक्लूड में कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लेना चाहते हो तो 2 पॉइंट क्या क्या करने, नॉन नेचुरल होना चाहिए और कुछ ना कुछ छुपाया होना चाहिए जो डिफेंडर के कंट्रोल में है। ठीक है, यहाँ पे आई हो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, अभी तक का बच्चों समझ में आया आपको? लेकिन अभी बच्चों टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ केस में डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो मतलब बच्चों इसके साथ साथ आपसे जो एग्जाम पूछ सकता है कि भाई एक्सेप्शन बताओ कि जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो लेकिन डिफेंडेंट की गलती नहीं मानी जाएगी, तो एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब प्लेंटिफ की गलत हुआ है बट वो डिफेंडेंट की गलती नहीं मानी जाएगी, डिफेंडेंट वहां पे लाइबल नहीं रहेगा, उसकी एक्सेप्शन बताओ। और बच्चों यहाँ पे ना जब एक्सेप्शन पढ़ोगे ना तो आपको खुद लगेगा, जेन्युइन लगेगा कि हाँ सर इस केस में तो लाइबल नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी गलती हमें लग नहीं रही है। क्लियर? तो बच्चों वो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, तो पॉइंट नंबर ए वो कह रहा है बच्चों अगर वो डैमेज हुआ है ना वो सिर्फ नेचुरल यूज ऑफ प्रॉपर्टी का हुआ है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, तो दैट्स बच्चों नेचुरल। क्लियर? जैसे मान लो बच्चों गवर्नमेंट वहां पे वाटर वाटर के रिगार्डिंग कोई गैस के रिगार्डिंग कोई पाइप भी लगा देते तो वहां पे डैमेज हुआ, तो बच्चों उसको नेचुरली माना जाएगा, यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड नेचुरल यूज किया जा रहा था, कोई अलग से नहीं किया जा रहा था कोई काम। ठीक है, तो यहां पर उस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2 बच्चों पे कि वहां पे जो काम किया जा रहा था ना, प्लेंटिफ से उसने परमिशन ली थी, प्लेंटिफ ने हाँ कर दिया था कि हाँ भी तुम यहाँ पे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तो भाई जब पहले कंसेंट दे दी थी जब प्लेंटिफ ने, तो बाद में उसको प्रॉब्लम क्या है भाई, बाद में अगर इंजरी हुई है तो उसकी गलती की वजह से हुई ना, आपने तो परमिशन दे दी थी वहां पे, तो दैट्स बच्चों द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ वहां पे मिल गया था, प्लेंटिफ की कंसेंट वहां पे आ गई थी। पॉइंट नंबर सी बच्चों यहाँ पे, या फिर बच्चों काम कौन कर रहा है, डिफेंडेंट को पता ही नहीं है, भाई उसका घर बंद था, उसके घर में कोई घुसा हुआ था, थर्ड पार्टी कोई था और वो पीछे से कुछ काम कर रहा है, हमें क्या पता कौन है। ठीक है, तो दैट्स बच्चों एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। और ये जो थर्ड पार्टी काम कर रही थी वो कोई डिफेंडेंट का ना तो वो नौकर था, ना ही डिफेंडेंट के कोई कंट्रोल में था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है जी, यहाँ पे तो डिफेंडेंट को कभी पता ही नहीं था कि उसके लैंड पे ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना उस केस में डिफेंडेंट लाइबल नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों इस केस में याद रखना ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो हार्म हुआ है ना वो डिफेंडेंट की वजह से नहीं, किसी स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है, ड्यू टू द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की वजह से बच्चों वो हार्म हुआ है। और उस हार्म में वो जो पर्सन है स्ट्रेंजर है, ना तो वो सर्वेंट है, ना ही वो एजेंट है, और ना ही उसका कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, इसका बच्चों डिफेंडेंट का, डिफेंडेंट का।
तो ये याद रखना बच्चों यहाँ पे कि अगर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा काम किया था तो वहां पर ये लाइबल वहां पर नहीं रहेंगे। तो डैमेज किस वजह से हुआ बच्चों? ड्यू टू द नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव से हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी के करने की वजह से वहां पे हुआ, या फिर बच्चों पॉइंट नंबर डी, किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के अंडर काम हुआ है। हमने नहीं किया है, गवर्नमेंट ने काम किया बच्चों वहां पे कि भाई स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के अंडर वहां पे काम किया गया। बाय लो वहां पे कोई अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज की गई है तो बच्चों वहां पे कोई गलत नहीं माना जाएगा, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ने मिलकर काम किया है। या फिर बच्चों वहां पे किसने काम किया? गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, बाढ़ आ गई या कुछ भी बच्चों इस वजह से हुआ तो इंजर्ड बच्चों ऑब्वियस है ना, उस केस में गलती क्या है? एक्ट ऑफ द गॉड की वजह से हुआ। जैसे कि मान लो तो बाढ़ आ गई या कुछ भी भूकंप आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो घर है वो प्लेंटिव के घर पे गिर गया, तो बच्चों अल्टीमेटली डिफेंड नहीं गलती कोई है, वो तो गॉड की मर्जी से हुआ है ना बच्चों, एक्ट ऑफ द गॉड वहां पे हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया पॉइंट नंबर एफ, कि अगर कुछ छुपाया गया था या फिर इसको कुछ मिला है बच्चों तो प्लेंटिफ के खुद के डिफॉल्ट की वजह से हुआ। जब वहां पे लिखा हुआ था कि भाई आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आप उसके एंट्री क्यों की है? तो बच्चों यहाँ पे प्लेंटिफ का ओन डिफॉल्ट, ठीक है, तो जो प्लेंटिफ के ओन डिफॉल्ट की वजह से हुआ तो बच्चों उस केस में डिफेंडेंट वहां पे लाइबल नहीं रहेगा। तो दैट्स बच्चों, तो ये पॉइंट आपको बताए गए हैं कि कहां कहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस में बच्चों वहां पे लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो देख रहे हो बच्चों ये वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक था जिसके रिगार्डिंग इसमें बताया गया कि क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे कवर की गई है। तो बच्चों क्या क्या कवर किया गया इसके अंदर? नंबर 1, दैट्स कॉल्ड द डैमेज ड्यू टू द नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ द गॉड एंड एस्केप ड्यू टू द प्लेंटिव ऑन डिफॉल्ट। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो अब बच्चों इसको नोट्स में से हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें देखो फर्स्ट वन आपको टॉपिक क्या दिया गया है यहाँ पे? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और बच्चों ये पूरा टॉपिक देख रहे हो इसी के ऊपर आपको दिया गया है, जहाँ पे आपको दिया गया है। चलो आप पढ़ते हैं बच्चों इसमें क्या क्या लिखा गया है आपका। ठीक है, तो इट्स इसको बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये भी एग्जाम में मैंने कहा ना बहुत पूछा जाता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो बच्चों इसमें लिखा गया जी जो डिफेंडेंट इज लायबल इवन थ्रू द हार्म टू द प्लेंटिव अकर्ड विदाउट इंटेंशन और विदाउट नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट पार्ट। ठीक है यहाँ पे, तो इन अदर वर्ड्स बच्चों डिफेंडेंट लायबल होता है विदाउट फॉल्ट, बेचारे डिफेंडेंट की गलती भी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो लायबल होता है क्योंकि प्लेंटिफ को वहां पे लॉस हो गया, इंजरी हुई है। तो बच्चों किस किस केस में आते हैं? नंबर 1, लायबिलिटी फॉर द इनएविटेबल मिस्टेक, सॉरी एक्सीडेंट। सोचिए पूरा मैंने को बता दिया कि अगर कोई डैमेज हुआ है डन बाय द एस्केप ऑफ द डेंजर सब्सटेंस ब्रॉट और केप्ट बाय द एनीवन अपॉन हिज लैंड। ठीक है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी वहां पे की गई है। सेकंड बच्चों यहाँ पे इनएविटेबल मिस्टेक, तो दैट्स कॉल्ड जहां पे एक पर्सन इंटरफेयर करता था, लिखवा दी मैंने आपको, प्रॉपर्टी और द रेपुटेशन ऑफ द अनदर। एंड थर्ड बच्चों यहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, आपके सर्वेंट ने कोई काम किया है तो मास्टर इज लाइबल बच्चों वहां पे, तो अल्टीमेटली कह रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी वहां पे आएगी आएगी। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों जब भी एग्जाम में आएगा तो पहला पॉइंट आपका इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि भाई हाँ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में क्या क्या चीज आपकी आती है। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या नहीं है ये चीज कैसे प्रूव करोगे? तो बच्चों देखो सेकंड वन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये प्रूव कैसे किया जाएगा। तो ये बच्चों एक केस आपको दिया गया, केस का नाम आपको लिखना है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द रेलेंट वर्सेस द फ्लेचर। ये वाला केस का नाम आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है, रेलेंट वर्सेस द फ्लेचर। जिसमें क्या लिखा गया? अगर एक पर्सन कुछ ऐसा करता है, ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड एक्यूमुलेट्स ऑन हिज लैंड व्हिच इट एस्केप्स मे कॉज द डैमेज टू हिज नेबर, तो ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, तो वो अपने रिस्क पे वो ऐसा काम वहां पे कर रहा है। एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज हाउएवर केयरफुली ही माइट हैव बीन और व्हाटएवर प्रिकॉशंस उसने जो लिए उसको रोकने के लिए, तो भी इन जनरल वो लायबल तो रहेगा रहेगा वहां पे। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर आप टोर्ट में लायबिलिटी लेना चाहते हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई आप करोगे? तो बच्चों वहां पे क्या क्या कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई करोगे? तो बच्चों केस का ये वाला नाम याद नहीं करना है आपको, जो दिया गया है आपको जो केस बताया गया वही फॉलो करना है। तो बच्चों क्या क्या दो कंडीशन? एस्केप ऑफ द समथिंग फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट व्हिच इज लाइकली टू मिसचीफ, एंड सेकंड वन डिफेंडेंट क्या कर रहा है बच्चों? नो नेचुरल यूज ऑफ द लैंड वो कर रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर एब्सेंट रही तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों अगर एग्जाम में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो इतना आपको लिखना है। साथ में अगर बड़ा क्वेश्चन बने तो एक्सेप्शन भी साथ में लिख के आनी है बच्चों, जो आगे आपको बताई गई है। एक्सेप्शन का मतलब क्या था बच्चों? कि कुछ केस में यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आएगा, डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा। तो कौन कौन से केस आएंगे बच्चों? नंबर 1, डैमेज हुआ बच्चों किस वजह से? ड्यू टू द नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। तो थिंग्स बच्चों डेंजर नहीं है, नॉट इसेंशियली डेंजर्स,
बट अनयूजुअल है, गलत है, ठीक है यहाँ पे। और वो उसकी लैंड पर लाइक वाटर पाइप इंस्टॉलेशन, वर्किंग ऑफ द माइंस, मिनरल्स ऑन द लैंड, लाइटिंग ऑफ द फायर इन द फायर प्लेस ऑफ द हाउस। तो बच्चों ये कोई जानबूझ के तो नहीं किया गया ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइट के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पे लिया गया, तो उन्होंने कहा ये सब चीजें आपकी नेचुरल यूज में आएंगी और इस केस में डिफेंडेंट वहां पर लाइबल नहीं रहेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे दिस इज द पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट पहले दे दी थी, कंसेंट दे दी थी कि भाई हाँ तुम ये डेंजर थिंग यहाँ पे लगा सकते हो, डिफेंडेंट वहां पे अपनी लैंड पे लगा सकता है, तो बच्चों वहां पे फिर उस केस में लाइबल नहीं होगा। थर्ड वन बच्चों यहाँ पे एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर हम किसकी वजह से बच्चों ड्यू टू एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, जो ना तो डिफेंडेंट का सर्वेंट है, ना ही एजेंट है, ना ही डिफेंडेंट का उस पर कोई कंट्रोल है, तो बच्चों डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया यहाँ पे, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी आपको बताया था, लाइक एज पब्लिक बॉडी स्टोरिंग द वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे किया जा रहा था बच्चों, फिर कोई वहाँ पे उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, उनको वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। अब देखते हो बच्चों कई बार पानी के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो गड्ढे खुदवा देती है, उसमें कोई गिर गया, तो उन्होंने कहा उस केस में गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगी अल्टीमेटली, ठीक है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओब्वियसली वहाँ तो बच्चों उनके नेचुरली यूज कर रहा है, एक तरह से वहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे एक्ट ऑफ द गॉड, यहाँ पे लिया गया बच्चों, गॉड की एस्केप कॉज थ्रू नेचुरल कॉजेज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, सर्कमस्टेंसेज इन विच दो ह्यूमन कैन ओवरसाइट, कि भाई वो वैसे वो ह्यूमन की, आप ये सिंपल कह सकते हो कि गॉड का कोई ऐसा नेचुरल कॉज हुआ है, नो कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन, इंसान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बच्चों वहाँ पे उस पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है यहाँ पे। एंड लास्ट में यहाँ पे प्लेंटिफ की खुद के डिफॉल्ट, इफ प्लेंटिफ सफर डैमेज बाय हिज ओन इंस्ट्रक्शंस इन द डिफेंडेंट प्रॉपर्टी, तो ही कैन नॉट कंप्लेन फॉर द डैमेज सो कॉज। भाई खुद ही गलती कर रहे हो, उसकी ऑफिस में जा रहे हो, जानबूझ के आप कर रहे हो ऐसी चीजें, तो फिर वहाँ पे ऑब्वियस है डिफेंडेंट तो इनसे सारे प्रिकॉशंस लिए थे ना, प्लेंटिफ ने अपनी खुद की जानबूझ के, आज मैं देखूंगा यहाँ पे क्या है, तो बच्चों वहाँ पे सेम थिंग, फिर उस केस में डिफेंडेंट लाइबल नहीं रहेगा, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, जो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपको फॉलो करना है बच्चों, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो आपको बताया गया है यहाँ पे, बच्चों बाकी जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो पहले आपको यहाँ तक जितना कराया गया है ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। एक क्लास और लगेगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है आपका ये पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैंने एक एक वर्ड आपको यहाँ पे लिखवाया है, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है जी। तो बच्चों मैं इसमें स्लो इसलिए भी चलता हूँ कि जिससे कि आप यहाँ पर एटलीस्ट कोई चीज छूटे ना, आप यहाँ पे एक एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाओ बच्चों, जो जो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अब तो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, यही एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो यहाँ पे आपको दिया गया था, ठीक है जी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।